अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स और इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स, होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटिलोमेनिया या हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, एक्सकोरिएशन या स्किन पिकिंग डिसऑर्डर एंड अदर स्पेसिफाइड ओसीडीज। हम ओसीडी से स्टार्ट करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, नाम से ज़ाहिर है, ऑब्सेशंस एंड कंपल्जन्स। ऑब्सेशंस लाइक रिकरेंट और परसिस्टेंस थॉट्स, इमेजेस और अर्जेस कॉजिंग सिग्निफिकेंट एंजाइटी और डिस्ट्रेस। और कंपल्जन्स में रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि ऑब्सेशंस के नतीजे में कुछ बिहेवियर्स पैदा होते हैं जो कि बंदा बार बार करता है। मसलन उसको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो वो कमरे के अंदर है और तो वो कमरे का जो दरवाज़ा है वो बार बार बंद करेगा, लॉक को बार बार लगाएगा, बार बार चेक करेगा। और इसके अलावा कह रहा है कि ये हमारी डेली रूटीन, रिलेशनशिप्स, ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करता है। इसके अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऑब्सेशंस प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि थॉट्स, अर्जेस या इमेजेस जो कि अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं उसके रिलेटेड एनजाइटी या डिस्ट्रेस होता है, और ये पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की बेस पर भी जो है ये थॉट्स जो हैं पैदा होती हैं। कंपल्जन जो होते हैं, इन थॉट्स के नतीजे के अंदर जो बिहेवियर करता है इंसान, उसको कंपल्जन कहते हैं। जैसे बार बार हाथ धोना, दुआ करना, काउंटिंग करना, जो है ये सब इसके अंदर शामिल है। दुआ मतलब कि नॉर्मली तो हमारे एज अ मुस्लिम तो दुआ करने को कोई कंपल्जन या इम्पेयरमेंट नहीं कहा जाता, लेकिन एक इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम जो हैं वो इम्पेयरमेंट में शामिल करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग और इम्पेयरिंग। टाइम कंज्यूमिंग को तो ज़ाहिर बात है, एक काम बंदे ने करना है अपना, उस काम के अंदर वो बार बार उठकर कुंडी लगाएगा दरवाजे की, तो उसके काम में इंटरप्शन होगी, काम में डिले आएगा, मसला बनेगा। नॉट attributed to substance or medical condition, not better explained by another mental disorder। एटियोलॉजी में कॉजेज़ के अंदर इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ब्रेन डिसफंक्शंस हो सकते हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटी और इन ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया। और न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर डिसफंक्शन इन सेरोटोनिन पाथवेज स्ट्रांगली इम्प्लिकेटेड। जेनेटिक्स की वजह से भी ये जो है वो हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कॉग्निटिव लर्निंग और परफेक्शनिज्म थ्योरीज हैं। कॉग्निटिव बाइसेस के अंदर कहते हैं डिफ़िकल्टी डिसमिसिंग इंट्रूसिव थॉट्स और ओवर, ये वही जो है ना कि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ था जिसकी वजह से जो है वो अपने उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा बंदा। लर्निंग थ्योरीज है कि कंपल्जन्स आर रीइंफोर्स्ड एज दे रिड्यूस्ड एनजाइटी टेम्परेरीली। परफेक्शनिज्म क्या है कि एक बंदा जो है वो स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को फॉलो कर रहा है, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है वो, ठीक है। तो ऐसे लोगों में भी ये जो है ना डायग्नोज हो सकती है, पैदा हो सकती है बीमारी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके अच्छे नहीं रहे। इन्फेक्शंस भी इसकी एक रीज़न हो सकती है। पेडियाट्रिक जो है और इसके अंदर कह रहा है कि पेंडास और ओसीडी लाइक सिम्टम जो हैं वो ओसीडी लाइक सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से भी, इस डिसऑर्डर की वजह से भी ये ओसीडी हो सकती है। प्रोग्नोसिस के अंदर क्रोनिसिटी, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, काफ़ी अरसे तक चलता है ये। ट्रीटमेंट के अंदर कह रहा है कि अर्ली एंड कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट, वही सेम जो ट्रीटमेंट हम पहले पढ़ रहे हैं कि जितनी जल्दी इसकी डायग्नोज हो जाएगी बीमारी, उतनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। 40 to 60% जो है वो हम जो है पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के अंदर दो फैक्टर होते हैं प्रोग्नोसिस में, पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव में गुड इनसाइट, एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट एंड माइल्ड सिम्टम्स, यानी कि बंदे को अपने पता होता है, ठीक है, कि उसकी क्या इश्यूज़ हैं, उसको बीमारी है, उसको सीडी है, ठीक है, और वो जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाने की कोशिश करता है, ट्रीटमेंट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और जो है सिम्टम्स इसके माइल्ड होते हैं, तो यानी कि ये जल्दी रिकवर करता है। लेकिन अगर बंदे को अपनी कंडीशन का ज़्यादा नहीं पता, इंसाइट प्रेजेंट नहीं है, पुअर इंसाइट है, डिप्रेशन वगैरह भी है उसको, तो और अर्ली ऑनसेट भी, यानी कि उसको अर्ली जो डायग्नोज भी नहीं हुई बीमारी, तो ये ज़्यादा वर्स हो सकती है। साइकोथेरापी है ट्रीटमेंट में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, यानी कि जिस चीज़ से वो डर रहा है उसका एक्सपोजर करना और उसका रिस्पॉन्स देखना। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के अंदर मेडिसिन जो है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI, जो कि मैक्सिमम डिसऑर्डर्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ऑगमेंटेशन थेरापी है, और उसके अलावा कंबाइंड थेरापी CBT SSIR दोनों मिलकर जो है ना OCD में को ठीक करने में मदद करती हैं। एडवांस ट्रीटमेंट के अंदर जो होता है क्या है, TMS और जो है DBS है। ये जो नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन है, टारगेटिंग स्पेसिफिक एरियाज, ब्रेन को स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करके उनको ठीक किया जाता है, जिनकी वजह से ये OCD जो है वो कॉज होती है। और लाइफस्टाइल और सपोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं बंदे को, और सपोर्ट ग्रुप्स जो मतलब कि ऐसे हो जिसके अंदर ऑफर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बंदे को सिखाते हैं, जिसके अंदर वो जो है वो अपनी बीमारी के साथ जिसके ज़रिए वो कोप करने की कोशिश करता है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, अच्छा, इनकी कॉजेज सिम्टम्स तकरीबन सेम है, ट्रीटमेंट भी तकरीबन सेम है, और ये डिसऑर्डर्स भी आलमोस्ट जो है ना यानी कि कुछ इस तरह के हैं कि इनको समझना इजी है, ठीक है, इनको ना तो आप लोग मिक्सअप कर पाए करेंगे, ना ही आप इनको जल्दी भूलेंगे, और नाम से ही जो है ना डिसऑर्डर को हम एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसमें इस कंडीशन में बंदे को लगता है कि इसकी जो है अपीयरेंस ठीक नहीं है, और अनअट्रैक्टिव है, वो इम्परफेक्ट है, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, एंशियस या डिप्रेस रहता है, इसको लोगों से छुपाने की कोशिश करता है, या बार बार इसको ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है। मसलन इसे लगता है कि इसकी आंखें बहुत छोटी हैं, अजीब सी हैं, नाक ठीक नहीं है, बाल अच्छे नहीं लग रहे, वो गिर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, या बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के प्री ऑक्यूपेशन विद परसीव्ड फ्ला, इसके अंदर कह रहा है कि प्री ऑक्यूपेशन का मतलब है स्पेंडिंग टाइम, उसी चीज़ पर वो बार बार अपना टाइम स्पेंड करता है, बार खुद को शीशे में बार बार देखता रहेगा, ठीक है। सेकंड में कह रहा है रिपीटेटिव बिहेवियर, शीशे में बार बार देखता रहेगा, ठीक है, जो है अपनी स्किन को बार बार या फिर आप कह लेंगे खुद को यहाँ संवारने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है, बाल अगर उसको लगता है कि ठीक नहीं तो उनको बार बार कंघी करता रहेगा, इस तरह की चीज़ें वो परफॉर्म करेगा। सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, ज़ाहिर बात है सोशल और ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक रूटीन के अंदर सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होनी चाहिए। नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर डिसऑर्डर। इटोलॉजी कॉजेज वही न्यूरोट्रांसमीटर का इनबैलेंस की वजह से, और ब्रेन के कुछ रीजन्स हैं, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि विजुअल प्रोसेसिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए का रिस्पॉन्सिबल है, इनके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। जेनेटिक्स में की वजह से कंडीशन फैलती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, परफेक्शनिज्म, लो सेल्फ इस्टीम, जिस बंदे की सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो हो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उसके इस तरह के हुए हों, तो इस वजह से भी इनपरफेक्शनिज्म भी जो उसके अंदर आ सकती है, और उसको लगता है कि वो उसका बॉडी ठीक नहीं है उसकी, या उसके कोई चेहरे पे कोई पिंपल बना हुआ है और जो वो बहुत बुरा लग रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सोशल इन्फ्लुएंसेस और ट्रॉमा और अब्यूज़ भी हो सकता है, पास एक्सपीरियंसेस यानी कि नेगेटिव उसके हो सकते हैं। प्रोग्नोसिस में क्रोनिसिटी है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, और काफ़ी लंबा अरसा जो है वो जा सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर अर्ली इंटरवेंशन, वही बात कि अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगी तो ये जल्दी ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है और इजीली हो सकती है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स वही पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए। गुड इंसाइट, मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड सोशल सपोर्ट। नेगेटिव में पोर इंसाइट है, स्वेयर सिम्टम्स एंड कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तक भी हो सकता है इसकी वजह से।
ट्रीटमेंट में वही सीबीटी है, एक्सपोजर थेरेपी है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में वही सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआई है। और इसके अलावा कंबाइंड थेरेपी में सीबीटी और एसएसआरआई मिलके काम करती हैं। और एडवांस थेरेपी में टीएमएस डीबीएस वही हैं जो पिछले में हैं। लाइफस्टाइल और स्पोर्ट में माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करवाई जाएँ। स्पोर्ट ग्रुप, फैमिली एजुकेशन, फैमिली को भी, और अगर बच्चा है तो स्कूल में उसके, कॉलेज में उसके टीचर को भी जो है वो एजुकेशन दी जाए, उसको आगाही फ्राहम की जाए। नेक्स्ट हमारा है होर्डिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर इंसान अपने पास चीज़ें, ज़्यादातर यूज़लेस चीज़ें होती हैं, उनको जमा करता रहता है और उनको फेंकने में उसको दुश्वारी आती है, उसे मुश्किल लगता है उनको फेंकना, और वो इन्हें इकट्ठा करता रहता है, जिसकी वजह से घर भी बुरा लगता है, मैस क्रिएट हो जाता है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है। मसलन पुराने खतूत जमा करते रहना, कपड़े जमा करते रहना। इसका जो क्राइटेरिया है इसके अंदर कह रहा है कि नंबर, परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी डिस्कार्डिंग पोसेशंस, आइटम्स को फेंकने में मसला आना, क्योंकि पेशेंट जो होता है, वो क्लाइंट जो होता है वो सोचता है कि इसको सेव करने की शदीद ज़रूरत है, इनको फेंकने का सोचकर भी उसको एनजाइटी या डिस्ट्रेस पैदा होती है। नंबर बी पे है अकोमोलेशन ऑफ आइटम्स। इसकी वजह से घर में मैस क्रिएट हो जाता है। ये लोग उसे साफ़ भी इसी सूरत में करते हैं जब कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, किसी की तीसरा बंदा कोई आके उनकी मदद करे या उनको कहे या फोर्स करे। बाकी डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं ये डेली लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में। नॉट एट्रीब्यूटेड टू अनदर मेडिकल कंडीशन, स्पेसिफायर्स विद एक्सेसिव एक्विजिशन है और इनसाइट लेवल है। डिफ़िकल्टी डिस्कार्डिंग इज़ accompanied by excessive acquisition of items that are not needed for which there is no space। मतलब ऐसे आइटम्स इकट्ठे करना जिनकी ज़रूरत नहीं होती या फिर उनको इकट्ठे करने की जगह ही नहीं होती। और इंसाइट वेरीज फ्रॉम गुड फेयर इंसाइट टू पुअर एब्सेंस इंसाइट, डिल्यूजनल बिलीव्स अबाउट होर्डिंग। इडियोलॉजी जो है, कॉजेज़ जो हैं इसकी, वही बायोलॉजिकल ब्रेन फंक्शनिंग जेनेटिक्स की वजह से होती है। साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है बंदे की उन चीज़ों के साथ, और उनको खो देने का उनको डर होता है। ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ट्रॉमा और स्ट्रेस जो हैं उसकी वजह से ये कॉज हो सकती है। और कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटल नॉर्म्स अबाउट मटेरियल पोजेशंस एंड देयर वैल्यूज़ कैन इन्फ्लुएंस होर्डिंग टेंडेंसीज। प्रोग्नोसिस में क्रोनिसिटी, क्रोनिक डिसऑर्डर है ये। ठीक है। और टाइम के साथ साथ ये मज़ीद जो है वर्स होता जाता है। इसके अलावा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में गुड इंसाइट, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड फैमिली सपोर्ट, ये सब में सेम ही है। नेगेटिव में पुअर इंसाइट, सवेयर क्लटर एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ट्रीटमेंट में साइकोथेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है। ठीक है। मोटिवेट किया जाता है बंदे को कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको छोड़ दे, उसको अटैचमेंट जो है उसकी उन चीज़ों के साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। सोशल एंड फैमिली इंटरवेंशंस, फैमिली को एजुकेट किया जाता है। कम्युनिटी सपोर्टिव होनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के अंदर वही जो सब में यूज़ हो रही है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआई और ऑगमेंटेशन थेरेपी। एडवांस स्ट्रेटजी में डिजिटल टूल्स होते हैं, ऐप्स और ऑनलाइन टूल्स टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज एंड जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड क्लटरिंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल और पीयर लेड प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग क्लटर्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, हैबिट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको सिखाई जाती हैं, उसकी एक रूटीन सेट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिकोटिलोमेनिया हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। ये सब डिसऑर्डर से डिफरेंट है। इसके अंदर जो है कंटिन्यूस और कंपल्सिव हेयर पुलिंग, लॉन्ग टर्म अर्जिज, और इसके अलावा पुलिंग ऑन हेयर, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ हेयर इसकी वजह से कॉज होता है। बंदा जो है ना अपने ही बालों को बार बार खींचता है कंटिन्यूसली और उनको उखाड़ता है। ठीक है। पुलिंग करता है उनकी, और जो है वो इतना ज़्यादा करता है कि उसके बालों को गंजपन, आपका वर्ड सुनोगे गंजपन का, यानी कि इस तरह उसके बाल हो जाते हैं, गंजपन का शिकार हो जाता है वो बंदा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया
वही इसका जो ऑलमोस्ट सबका सेम चलता रहे कि रिपीटेड पुलिंग ऑफ हेयर्स है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो कोशिश भी करता है कि रुक जाए, ना करे ऐसा, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट डेली फंक्शनिंग में होती है, नॉट एट्रीब्यूटेड टू अनदर कंडीशन, नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर कंडीशन। इटियोलॉजी में बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स हैं, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इमोशनल रेगुलेशन है, हैबिट फॉर्मेशन है, स्ट्रेस और ट्रॉमा, लर्न बिहेवियर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये इसके। प्रोग्नोसिस के अंदर क्रोनिसिटी वही है कि अगर ज़्यादा ये क्रॉनिक होती है और टाइम के साथ साथ ये मज़ीद जो है वो स्वेयर होती जाती है। और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में पॉजिटिव नेगेटिव अर्ली इंटरवेंशन, मोटिवेशन फॉर चेंज एंड एब्सेंस ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस। नेगेटिव में अर्ली ऑनसेट, लैक ऑफ इंसाइट एंड कोमॉर्बिड डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, और हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग इसमें कराई जाती है कि द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इन्वॉल्विंग अवेयरनेस ट्रेनिंग टू रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स, कि उनको बताया जाता है कि किस वजह से ये चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। और जो है वो फिर उन चीज़ों के साथ डील करने के लिए उसको सिखाया जाता है। अगर वो उन चीज़ों को, वो ट्रिगर जो है उनके साथ वो डील करना सीख जाता है, उनके साथ कोप कर जाता है, तो वो जो है फिर अपनी उस कंडीशंस को, अपनी उस रेपिटेटिव बिहेवियर पर भी इंसान जो है काबू पा लेता है। डाइलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, टीचेज इमोशन रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स टू रिड्यूस अर्ज टू पुल हेयर्स। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में वही सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, एसएसआरआई आ गया, ग्लूटामेटेरिक ट्रेजिक एजेंट जो हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। एगमेंटेशन थेरेपी भी इसके अंदर जो है हेल्पफुल होती है। कंबाइंड थेरेपी के अंदर सीबीटी होगी, और जो है एचआरटी जो है सीबीटी का पार्ट हमने पढ़ा था, और फार्माको थेरेपी भी, ये दोनों मिलकर जो है वो पेशेंट को जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं उसके लिए। माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन है। वियरेबल डिवाइसेस जो हैं मतलब कुछ डिवाइसेस को ऐसे पहना दी जाते हैं जैसे जिसके ज़रिए उसके हेयर पुलिंग की बिहेवियर को डिटेक्ट किया जाता है, और उसको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, उसको इंटरप्ट किया जाता है कि भाई आपने अब इतने हेयर पुल कर लिए, या उसको नज़र आता है, पता चलता है, डिटेक्ट होता है कि वो हेयर पुलिंग कर रहा है इस टाइम, या उसकी एक आप कह लें कि उसको पता चल रहा होता है कि इतना लॉस हो चुका है उसके बालों का, या इतना, वो फिर अवॉइड करता है चीज़ से बचने में। लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ईच एंड एवरीथिंग वही सेम जो रिपीट हो रही। एक्सकोरिएशन, स्किन पिकिंग, सेम एज इट इज़, वही हर एक चीज़ वही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये है कि बंदा जो है वो कंटिन्यूसली अपनी स्किन को उखाड़ता है, पिकिंग कर उसको करता है, उसके ऊपर ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग वही जो हमने ऊपर हेयर पुलिंग में पढ़ा था वही है सारा कुछ इसके अंदर। अदर स्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, this category includes conditions that share characteristics with obsessive compulsive disorder but not fully meet the diagnostic criteria for OCD or other related disorder। ऑब्सेशनल जेलसी है, इसके अंदर जो है ना बंदा अपने पार्टनर से ना जेलस होता है, यानी कि आप कह लें कि पार्टनर के साथ कोई बात करता है या वो उससे जेलस होता है, ठीक है। बार बार उसको मोबाइल चेक करना, उसका पीछा करना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ है, ट्रिगर क्या है, उसको इनसिक्योरिटी होती है, पास एक्सपीरियंसेस में कुछ इस तरह का हुआ होता है उसके साथ। फ़र्ज़ करें कि तलाक़ याफ्ता कोई आप कह लें कि है फ़ीमेल है, तो वो अपने हस्बैंड नया दोबारा जिसके साथ उसकी शादी होती है ना, तो उसको बार बार वो फिर ना फॉलो अप करती है, बार बार देखती है वो किसी और के साथ तो नहीं, यानी कि उसके वो चाहती है, वो समझती है कहीं उसके दोबारा ना ऐसा हो जाए, ठीक है। और मेल वाली साइड पे भी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है। ओल्फैक्टरी सेकंड जो है रिलेटेड डिसऑर्डर जो है ओसीडी के, ओल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम। ऐसे बंदे को लगता है कि उससे ना कोई बदबू आ रही है, अनप्लेजेंट बॉडी ओडोर है, और जो कि लोग दूसरों के लिए नोटिसेबल है, ठीक है। और बाज़ इवन अच्छा, इसमें कह रहा है कि दूसरों के लिए नोटिसेबल है और बाज़ औक़ात दूसरों के लिए नोटिसेबल नहीं भी है, ठीक है। इसके अंदर जो बंदा है बार बार हाथ धोता है, बार बार नहाता है, सोशल इंटरेक्शन से अवॉइड करता है। और इम्पैक्ट कैसे सोशल एंड इमोशनल इम्पेयरमेंट, सारी बात है जब सोशल इमोशनल इम्पेयरमेंट में
इम्पेयरमेंट्स होंगी, मसाइल आएंगे। नेल बाइटिंग है एंड चीक चूइंग है। इसके अंदर जो है बंदा नाखून बार बार खाता है, चबाता है और अपने इनर चीक का जो टिश्यू है ना, खाल है अंदर वाली आप कह लेंगे, उसको बार बार अपने दांतों में लेता है, ठीक है, उसको बार बार चबाता है, उसको चूसता है, बार बार चबाता है। ये स्ट्रेस और एनजाइटी की वजह से होता है। फिजिकल हार्म, इन्फेक्शन हो सकता है, इमोशनल डिस्ट्रेस पैदा हो सकती है इस वजह से। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे वही। प्रोग्नोसिस वही, क्रोनिसिटी है, विदाउट ट्रीटमेंट ये मज़ीद जो क्रोनिक होती जाती है, वर्स होती जाती है ओवर द टाइम। पॉजिटिव नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक हैं फैक्टर्स हैं इसके। ट्रीटमेंट सीबीटी है, एचआरटी है, और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन वही एसएसआरआई है, और ऑगमेंटेशन थेरेपी है। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज है, फॉर ओआरएस है, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू सोशल सिचुएशन टू रिड्यूस अवॉइडेंस। उस सिचुएशन के साथ बंदे को जो एक्सपोज कराया जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो उसका आदी हो। फॉर नेल बाइटिंग और चीक चूइंग यूजिंग बैरियर्स, बिटर टेस्टिंग नेल्स, पॉलिश और गम, मतलब नाखूनों के ऊपर इस तरह की चीज़ लगा दी जाती है कि वो अगर मुंह में डालेगा नाखून तो उसको बुरा लगेगा, वो बार बार जो है ना उसको टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो फ़ौरन मुंह से बाहर निकालेगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो वो आदत उस चीज़ पर फिक्स करवाई जाती है।